हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी की आगामी परीक्षा पेट के प्रैक्टिस सेट्स का। इसी क्रम में सेट नंबर 7 आप सभी के सामने है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस क्या है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनवाली या बनावली बोलते हैं इसे। तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता था, तो ये कहा जाता था मोहनजोदड़ो को, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है। ऑप्शंस क्या है, मारुत, अग्नि, शक्ति, वरुण। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ऋग्वेद का प्रमुख देवता, तो प्रमुख देवता तो इंद्र को माना गया है, लेकिन इंद्र यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो फिर जो दूसरे प्रमुख देवता थे उनके वो थे अग्नि। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या देंगे, अग्नि। वैसे अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन थे तो इंद्र थे। अगला क्वेश्चन क्या है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शंस क्या है, सारनाथ, लुम्बिनी, कुंडग्राम वैशाली या नालंदा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इनका जन्म हुआ कब था, तो ये हुआ था 599 ईसा पूर्व, यानी कि बीसी। अगला क्वेश्चन क्या है, दीवान एक खैरात नामक अलग विभाग की स्थापना किसने की। तो जो दीवान एक खैरात एक विभाग था, इसकी स्थापना किसने की थी, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या शेर शाह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसकी स्थापना की थी फिरोज तुगलक ने, दीवान ए खैरात। और दीवान ए खैरात ये किस विभाग का नाम था, तो ये था दान विभाग, दान विभाग। अगला क्वेश्चन क्या है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची क्या है, इधर सम्राट दिए हैं और उधर उनके मकबरे कहाँ पर बने हुए हैं। तो बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। और मकबरा लाहौर, आगरा, काबुल, सिकंदरा। तो अगर बात करते हैं कि बाबर का अकबरा, तो बाबर का अकबरा कहाँ पर स्थित है, तो बाबर का है काबुल, यानी कि फर्स्ट के लिए तो हो जाएगा थर्ड। अकबर का कहाँ है, अकबर का है सिकंदरा, यानी कि इसके लिए 4। फिर क्या है, जहांगीर, तो जहांगीर का कहाँ पे था, तो जहांगीर का है लाहौर में, यानी फर्स्ट। फिर शाहजहां का आगरा, यानी कि सेकंड। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया। तो वह कौन सा अंग्रेज था जो सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शंस क्या है, सर थॉमस रो, राल्टाविथ, सर जोन्ड, सर चांसोर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सर थॉमस रो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये कब आया था, तो अगर ये पूछा जाए कि जो सर थॉमस रो थे ये भारत कब पहुँचे, तो भारत पहुँचा था ये 1615 में। लेकिन जहांगीर के दरबार में कब पहुंचा था, तो 1616 में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग हैं, भारत कब पहुंचा 1615 और सम्राट जहांगीर के दरबार में कब पहुंचा 1616। अगला क्वेश्चन क्या है, अवध के अंतिम नवाब थे सिराजुद्दौला, आसिफुद्दौला, वाजिद अली शाह, गूंगे नवाब। तो अवध के अंतिम नवाब कौन थे, तो कौन थे, वाजिद अली शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1857 की क्रांति से जस्ट एक साल पहले 1856 में क्या हुआ था, डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके अवध को क्या कर लिया था, ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था। तो उस समय यहाँ के नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह थे। अगला क्वेश्चन क्या है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी, किस नेता ने यह कहा था। तो ऑप्शंस क्या हैं, वीजी तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये लाइनें किसकी हैं, ये लाइन्स हैं लाला लाजपत राय की। और इनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया था कब, साइमन कमीशन के विरोध में जुलूस निकाले थे। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय ने क्या निकाला था, जुलूस निकाला था। तो लाठी चार्ज हो गई थी, उसी में घायल हो गए थे ये। उसी टाइम उन्होंने ये वाक्य बोला था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था।
ऑप्शंस क्या है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, जीबी कृपलानी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पूछा जा रहा है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कौन था? तो ये थे जेबी कृपलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1946 में बनाया गया था इन्हें। और ये कब तक? 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति तक। उसके बाद कौन बने थे? पट्टाभी सीतारामैया। अगला क्वेश्चन क्या है? कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया? 1905, 1901, 1919, 1947। तो कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया था? ये किया था 1905। यहाँ पर बात हो रही है बंगाल विभाजन की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसकी घोषणा कब हुई थी? तो इसकी घोषणा हुई थी 7 अगस्त को। पूछा जाता है कि इसकी घोषणा कब की गई? 7 अगस्त 1905 को। और ये प्रभावी कब से हो गया था? 16 अक्टूबर से। 16 अक्टूबर से क्या हुआ था ये प्रभावी? दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत विभाजन की घोषणा कब की गई? 7 अगस्त 1905। और ये प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन क्या है? पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? ऑप्शंस क्या है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो पाक जल संधि किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं कि ये जो है पाक जल संधि, ये मन्नार की, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, यानी मन्नार की खाड़ी को किससे जोड़ता है? बंगाल की खाड़ी से। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शंस क्या हैं? सरयू, क्षिप्रा, दिबांग, सरस्वती। तो जो उज्जैन है वो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर बहुत फेमस है, और वो किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। और यहाँ पर क्या लगता है? यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है। अगला क्वेश्चन क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शंस क्या है? उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल नेशनल पार्क, ठीक है, क्योंकि इसके बीच से क्या निकलती है? रामगंगा नदी निकलती है। अगर ये पूछें कि जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था, तो हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क ये सबसे पुराना नाम है, ओल्डेस्ट, जब बनाया गया था ये, ठीक है। और कब बनाया गया था? 1936 में, 1936, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? एम्स्टर्डम की राजधानी है, तो जो एम्स्टर्डम है ये किस देश की राजधानी है? ऑप्शंस क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई, नीदरलैंड्स, दक्षिण कोरिया, इटली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एम्स्टर्डम जो है ये नीदरलैंड की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? ऑप्शंस क्या है? हिमालय, इंडीज, यूराल या राकी। तो एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? तो ये करता है यूराल पर्वत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और बात करें यूराल की, तो ये कहाँ स्थित है? ये रूस में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? जीएसटी काउंसिलिंग की अध्यक्षता कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या है? आरबीआई गवर्नर, सेबी के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीएसटी काउंसिलिंग की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है? वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शंस क्या है? 1947, 1956, 1969, 1985। तो बात की जा रही है कि जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ ये कब हुआ था? तो ये पहली बार हुआ था 1969, 1969 में। तब कितने 14 बैंक्स को क्या कर दिया गया था? नेशनलाइज कर दिया गया था, और जिनकी कैपिटल कितनी थी? 50 करोड़ से अधिक, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम में कब किया गया? 1980 में किया गया। 1980 में कितनी बैंक थी? 6 बैंक, 6 बैंक थी। और तब कैपिटल कितनी देखी गई थी? 200 करोड़ से ऊपर, ठीक है। पहले 14 बैंक का 1969 में कैपिटल कितनी थी? 50 करोड़ से अधिक। फिर 1980 में 6 बैंकों का हुआ था, कैपिटल कितनी? 200 करोड़ से अधिक। और दोनों टाइम हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन क्या है? CRR का संक्षिप्त रूप क्या है? नगद वापसी अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, नगद राजस्व अनुपात या नगद वापसी आरक्षित। तो यहाँ पर CRR की बात करते हैं। CRR इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, इंग्लिश में भी आ सकता है कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है?
प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये किस वर्ष शुरू की गई थी? 2014, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 2014 को घोषणा हुई थी और प्रभावी कब से हो गई थी? 28 अगस्त 2014 से। ठीक, 15 अगस्त को घोषणा की गई, 28 अगस्त से प्रभावी हो गई। अगला क्वेश्चन क्या है? आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक मुख्यतः कितने भागों में बटे हुए हैं? 1, 2, 3 या 4? तो ये 3 भागों में बटे हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन से? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। और अगर बात करें कि जीडीपी में जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन सा क्षेत्र करता है, तो टर्शियरी यानी जो तृतीयक क्षेत्र है, जिसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पर? लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। तो जो हमारा संविधान है इसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार। वो कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। ऑप्शन में कभी कभी धार्मिक आ जाता है, तो धार्मिक की बात नहीं की गई है। ये 3 याद रखना, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। इसके अलावा कुछ भी होगा वो गलत होगा। तो यहाँ पर लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात की गई है, इसका न्याय से कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? ऑप्शंस क्या है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? तो ऑप्शंस क्या है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो संसद के अगर संगठक पूछे जाए तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश, तो यहाँ पर उच्च न्यायालय पूछा गया है। ऑप्शंस क्या है? रूमा पाल, फातिमा बीबी, लीला सेठ, सैयदा ताहिरा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश। और ये जो है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। कहाँ की थी? हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? 21 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 35 साल। अगर हमें गवर्नर बनना है, 35 साल किसके लिए होती है? गवर्नर के लिए होती है और प्रेसिडेंट, और 30 साल किसके लिए होती है? राज्यसभा और विधान परिषद। और 25 साल किसके लिए होती है? लोकसभा और विधानसभा। ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? जब किसी वस्तु को 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शंस क्या है? 1, 2, 4 या अनंत। तो जो 2 समांतर समतल दर्पण होते हैं, सपोज कर लो एक दर्पण ये है, ठीक है, ये 2 दर्पण हैं और इनके बीच में ये समतल, इस पर कोई वस्तु रख दी गई, तो इसके प्रतिबिंब कितने बनेंगे? तो ये अनंत प्रतिबिंब बन जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? ऑप्शंस क्या है? मेथेनोइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है? फार्मिक एसिड। कौन सा? फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड को ही क्या बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, और इसका फार्मूला भी पूछा गया है कई बार, HCOOH। HCOOH, मेथेनोइक अम्ल बोले या फार्मिक अम्ल बोले। चींटी के डंक में पाया जाता है, बिच्छू के डंक में पाया जाता है और मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है? ऑप्शंस क्या है? कार्बोनिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? H2SO4। इसको क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा।
अगला क्वेश्चन क्या है, कवकों के अध्ययन को कहा जाता है? ऑप्शंस क्या है, साइटोलॉजी, मायोलॉजी, माइकोलॉजी या न्यूरोलॉजी। तो यहाँ पर कवकों का अध्ययन की बात की गई तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। और अगर यहीं पर सवाल पूछ लेता, क्योंकि दोनों एक जैसे लगने लगते हैं, शैवाल बोलते हैं फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। फिर अगर बात करते हैं साइटोलॉजी तो इसमें स्टडी ऑफ सेल यानी कोशिका का अध्ययन। मायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो मायोलॉजी में बात करते हैं मांसपेशियों की, मांसपेशियाँ, ठीक है, समझ लेना। और न्यूरोलॉजी में न्यूरॉन्स का स्टडी, न्यूरोलॉजी न्यूरॉन्स, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? तो जल में केवल दो विटामिन घुलनशील होते हैं, बी एंड सी। जल में विलेय, विलेय मतलब जल में घुलने वाले, तो यहाँ पर कौन सा दिया है, सी। तो बाकी कौन से बचे, KEDA, इसको याद कर सकते हो, कीड़ा, ठीक है। ये क्या होते हैं, वसा में सॉल्युबल होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो मैंने बताया था कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग, पुल्लिंग कैसे चेक करते हैं, विशेषण लगाकर, सर्वनाम लगाकर। तो यहाँ पर नदी, तो नदी क्या है, नदी बह रही है, तो कौन सा हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। इलायची खाई जाती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। प्यास लगती है, प्यास लगता है तो नहीं बोलते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, सॉरी स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर कौन सा बचा, पानी, पानी क्या हो जाएगा, पानी शब्द जो है ये पुल्लिंग है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन क्या है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है? ऑप्शंस क्या है, दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, आबनूस का कुंदा। तो दांत काटी रोटी तो मतलब बहुत घनिष्ठ मित्रता के लिए होता है कि उन दोनों की दांत की काटी रोटी है। कपटी मित्र के लिए क्या होगा, आस्तीन का सांप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अपभ्रंश। तो विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन क्या है, शलभ, चंचरीक, शिलीमुख, मिलिंद। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भ्रमर के पर्यायवाची कौन से होते हैं, चंचरीक होता है, मिलिंद भी होता है, शिलीमुख भी होता है, और इसके अलावा इसका भृंग होता है, मधुराज होता है, मधुराज होता है भ्रमर का। और क्या होता है, द्विरेफ, द्विरेफ पूछा गया है किसका पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं होगा, सलभ नहीं होगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये किसका होता है, टिड्डा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है? ऑप्शंस क्या है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो अनेकों शब्द क्या होता है, गलत होता है, तो अनेकों ये गलत हो जाएगा। अनेकों यहाँ भी आ रहा है, ये भी गलत। अनेकों यहाँ भी आ रहा है, ये भी गलत। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये करंट के क्वेश्चन है। भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किस तिथि से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो UAE है और भारत, इन दोनों के बीच में व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ है, तो ये किस तिथि से आधिकारिक रूप से लागू हो चुका है? ऑप्शंस क्या हैं, 1 मई 2022, 1 अप्रैल 2022, 1 मार्च 2022 या 1 अगस्त 2022। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मई 2022, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है, देश के पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शंस क्या है, रोहतक, रायपुर, मथुरा या पूर्णिया। तो जो अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र है, इसकी स्थापना की गई है पूर्णिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। और पूर्णिया कहाँ पड़ता है, बिहार। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, इथेनॉल नीति बनाने वाला, इथेनॉल नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य, तो वो भी क्या हो जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन क्या है, फरवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने किसकी अध्यक्षता में वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो ऑप्शंस क्या है, RK मल्होत्रा, NR नारायण मूर्ति, गोपालन श्रीनिवासन, बैजयंत पांडा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
कौन है? NR नारायण मूर्ति। क्या इसमें बताना है कि जो सेबी है किसकी अध्यक्षता में वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है? तो कौन? NR नारायणन मूर्ति। अब बात कर लेते हैं सेबी की इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। लेकिन अगर इसको बोलेंगे कि सेबी एक्ट कब बना तो 1992 में। और ये किस पर कंट्रोल करता है? शेयर मार्केट। जो हमारे शेयर मार्केट हैं कौन कौन से हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE और NSE, इन पे कंट्रोल कौन करेगा? सेबी। अगला क्वेश्चन क्या है? मई 2022 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने असम के किस जिले में पायलट आधार पर मेथनॉल के मिश्रण वाला M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन से देख लेते हैं। बोंगईगांव, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया या शिवसागर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तिनसुकिया। M15 पेट्रोल जिसमें किसका मिश्रण है? मेथनॉल का। ये कहाँ पर? असम के तिनसुकिया जिले में। और यहीं पर एक क्वेश्चन पिछले सेट में हो चुका है कि ग्रीन हाइड्रोजन आधारित प्लांट असम के कहाँ पर? जोरहाट में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है जिसके कारण मछलियों में विकास प्रभावित हो रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या हैं? कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी नदी। कावेरी नदी में क्या मिला है? माइक्रोप्लास्टिक मिला है और जो किसको इफेक्ट कर रहा है? मछलियों के विकास को। ठीक है, और ये किसने पता लगाया है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। अगला क्वेश्चन क्या है? मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में विश्व की सबसे उन्नत तकनीक विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया गया। लॉन्च किए गए वाहन का नाम क्या है? ऑप्शन क्या है? नेक्सॉन, किया कैरेंस, टाटा हैरियर या टोयोटा मिराई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका नाम है टोयोटा मिराई। क्या नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है इसे? दिल्ली में विश्व की सबसे उन्नत तकनीक विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन। क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन। नाम क्या दिया गया है? टोयोटा मिराई। और इसको लॉन्च किसने किया है? नितिन गडकरी ने। अगला क्वेश्चन क्या है? फरवरी मार्च 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। विकल्प में कौन सा राज्य इन 5 राज्यों में शामिल नहीं है? तो अभी हाल ही में किस किस राज्य में चुनाव हुए हैं? तो यूपी में हुआ है, गोवा में हुआ है, मणिपुर में हुआ है, और कहाँ हुआ है? सिक्किम में हुआ है। इसके अलावा कौन सा बचा? उत्तराखंड। तो सिक्किम में हुआ है, उत्तराखंड में भी हुआ है, और कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। यानी कि कहाँ नहीं हुआ? पंजाब में नहीं हुआ था। एक मिनट, इसका आंसर कुछ मिसमैच हो रहा है क्योंकि पंजाब में तो हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है, गोवा में हुआ है, मणिपुर में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है और पंजाब में हुआ है। अच्छा, सिक्किम में नहीं हुआ है चुनाव। कहाँ नहीं हुआ? सिक्किम में। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब इसके बारे में सारी डिटेल क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। ये बात एकदम सही है। इसका उद्घाटन कहाँ से किया गया था? शाहजहांपुर से। और कब किया गया था? 18 दिसंबर 2021 को। अगला स्टेटमेंट क्या है? यह एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। सही है। अगला क्या है? इसकी लंबाई 593 लगभग 594 मान लिया जाता है, तो ये भी सही है। फिर अगला क्या है? एक मिनट, इसको थोड़ा हटा लेते हैं। यह एक्सप्रेस वे मेरठ जिले के बिरमती गांव से शुरू होकर वाराणसी जिले के समनपुर गांव पर समाप्त होगा। तो ये गलत लिखा है क्योंकि ये कहाँ से शुरू होगा? मेरठ से। पहली बात तो ये मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा, मेरठ टू प्रयागराज, प्रयागराज। तो इसमें क्या दिया गया? वाराणसी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगस्त 2021 में राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 को किस अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ऑप्शंस क्या हैं? 125वां 2021, 104वां CAA 2021, 105वां CAA 2021, 127वां 2021।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 105वां संविधान संशोधन 2021, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और अगर ये विधेयक कौन सा था, तो ये विधेयक था 127वें नंबर का, और एक्ट कौन सा बना है? 105वां। और ये किस चीज़ से संबंधित था? तो इसमें राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि शैक्षिक रूप और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना। राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक आधार पर पिछड़े वर्ग की पहचान करना, पिछड़े वर्ग की पहचान करना। ठीक है, यानी ये क्या था? राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्ग की पहचान करने की जो है वो छूट दी गई है। अगला क्वेश्चन क्या है? नवंबर 2021 में कौन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? ऑप्शंस क्या हैं? सियोमारा कास्त्रो, कैटलिन नोवाक, एन लिंडे या मैग्डालेना एंडरसन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्डालेना एंडरसन। ये कहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री चुनी गई हैं? स्वीडन की। तो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे पहली महिला प्रधानमंत्री कहाँ की बनी, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये स्वीडन की बनी है। अगला क्वेश्चन क्या है? हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते हैं, तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार, पखावज, बांसुरी या तबला। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। अगला क्वेश्चन क्या है? द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? ऑप्शंस क्या हैं? 11,516.6, 5,516.6, 7,516.6 या 9516.6, यानी 9,516.6। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 7,516.6। कितने? द्वीपों सहित। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शंस क्या है यहाँ पर? कंबोडिया, चीन, लाओस, फिलीपींस। तो आसियान में, आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, 1967। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है फिलीपींस, मनीला में। अब बात करते हैं कि इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? चीन शामिल नहीं है, कंबोडिया है, लाओस है, फिलीपींस है। इसमें टोटल कंट्रीज में कितने हैं? 10 हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसके 10 कंट्रीज़ के नाम आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन शामिल नहीं है, तो इसमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शंस क्या है? संगीत, पत्रकारिता, चिकित्सा, पर्यावरण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? BC राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। यह भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? 1962 से। ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ऑप्शंस क्या हैं? बी हमिंगबर्ड, फिंच, रोबिन, डायमंड फायरटेल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हमिंगबर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर हैं? तो जो ऑप्शंस क्या हैं? प्रेमचंद, अज्ञेय, निराला, दिनकर। तो धनपत राय श्रीवास्तव किसका नाम था? ये नाम था प्रेमचंद का। अगला क्वेश्चन क्या है? अप्रैल 2022 में मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? कौन सा पुरस्कार है? चमेली देवी जैन पुरस्कार किसको दिया जाता है? महिला पत्रकार को। तो ऑप्शंस क्या हैं? यहाँ पर ऑप्शंस हैं प्रियंका दुबे, नीलम तिवारी, सबा खातून, आरिफा जौहरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आरिफा जौहरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इनको मिला है कौन सा? चमेली देवी जैन पुरस्कार। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता में दिया जाता है, और किसको? केवल और केवल महिला पत्रकार को। अगला क्वेश्चन क्या है? किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शंस क्या है? भारत, इंडोनेशिया, चीन, डेनमार्क। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। थॉमस कप किसने जीता है 2022 का? भारत ने जीता है। और किसको हराया है? इंडोनेशिया को हराया है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस
नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन क्या है? राजेश तलवार, डॉक्टर श्री राम चौलिया, प्रेम रावत, देवाशीष मुखर्जी। तो अगर नरेंद्र मोदी पे कोई नई बुक आई है तो वो इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। तो इसके लेखक कौन है? श्री राम चौलिया, डॉक्टर श्री राम चौलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो? ऑप्शंस क्या है? 4 मार्च, 15 मार्च, 22 अप्रैल, 28 अप्रैल। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। अभी तक सेट्स में जितने भी डेज आए हैं मैंने सबकी थीम लगभग जो इंपॉर्टेंट है लिखवाई है, तो उसको आप लोग याद कर लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे। तो आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।